हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईदर स्टडी ऑल नाइट और क्राई ऑल डे, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। देखो, मैंने पहले भी इस बारे में बात की है कि सुबह सब अलार्म सब बच्चे सेट करते हैं कि हमने सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। अब उस अलार्म को स्विच बंद करके आप वापस सो जाए, या फिर जिस टाइम पे वो अलार्म बजा उस टाइम पे उठ के अपना फ्रेश होके पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपके हाथ में। अगर आपने उसको बंद कर दिया तो आपके बाद जब आप उठेंगे 9-10 बजे, जितने बजे भी आप उठ पाते हैं, उसके बाद जब उठेंगे तब आपके मन में एक रिग्रेट होगा कि यार मैंने क्या उस टाइम अलार्म बजा था, मैंने पता नहीं कब बंद कर दिया। शिट, मैंने सोचा था कि मैं 2 घंटे अपने आप को दूंगा, पढ़ूंगा। अब वो 2 घंटे तो गए मेरे, और फिर आपका सारा मूड जो है ना वो एकदम लैग करता जाएगा, सारा दिन आपका पीछे 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 लैग करता जाएगा। लेकिन जिस बच्चे ने वो अलार्म चाहे 5 बजे का, 6 बजे का, जितने बजे का भी लगाया है और वो उस अलार्म के टाइम पे उठा है, ठीक है, क्योंकि वो हमारी चॉइस थी, या तो उसे बंद करे या फिर उठ के पढ़ने बैठ जाए। तो जिसने वो चूज किया कि वो उठे उस टाइम पे, अपनी नींद त्याग के पढ़ने बैठे, उस बच्चे का सारा दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि उसने पहला दिन का पहला काम जो है वो बहुत अच्छा किया। जो उसने सोचा था, प्लानिंग की थी, वो उसकी सक्सेसफुल हुई। ठीक है, तो उसके पूरे दिन भर में मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने अच्छा किया, आज अच्छा किया, मैं आगे भी और अच्छा कर सकता हूँ, शुरुआत मेरी अच्छी हुई है तो आगे और भी दिन अच्छा जाएगा। राइट। तो रात भर जाग के पढ़ना है, या अगले दिन सुबह रात भर सोना है और अगले दिन सुबह रोना है कि भाई मैंने रात को पढ़ना था, मैं नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके हाथ में। ओके, तो मेक मोस्ट ऑफ इट। आप अपने डिटर्मिनेशन को स्ट्रांग रखिए, आप सब केपेबल है हर चीज हासिल करने के। अगर कोई सोचते हैं ना कि मैं मॉर्निंग नाइट आउल हूँ, मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, आप अपने आप को, व्यक्तित्व को आप जैसे ट्रेन करेंगे, बिकॉज माइंड इज एन अनट्रेन्ड मंकी। ठीक है, आप इसको जैसे ट्रेन करेंगे वो वैसे ट्रेन हो जाएगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 1998 इंडिया के इतिहास में एक सबसे खास दिन, सबसे खास साल। क्यों? क्योंकि पोखरण, नाम याद सुन के कुछ याद आ रहा है? 1998 में पोखरण में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, जिसके बाद इंडिया के ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, और इंडिया पहली ऐसी कंट्री बन रहा था जो 5 अलाइंड देश है ना, जिनके पास न्यूक्लियर टेस्ट करने की राइट्स हैं, उनके अलावा पहला ऐसा देश बन गया था जिसने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, उसी के ऊपर उसके 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1998 को जो पोखरण टेस्ट किया गया था उसके 25 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसीलिए इसको याद करते हुए आज का ये आर्टिकल है। द 1998 पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट sent a message to the world that although India is a peace-loving nation, it would not let anyone to harm its sovereignty, integrity and unity, Defense Minister Rajnath Singh said on Thursday on the 25th anniversary of the test. बोल रहे हैं कि 1998 में जो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था। क्या मैसेज दिया था? कि हालांकि हम शांति प्रिय देश हैं, हम पहला प्राथमिकता शांति को ही देते हैं, शांति संधि बनाए रखना चाहते हैं सभी के साथ में, लेकिन अगर कोई हमारी सोवरेनिटी को, हमारी इंटीग्रिटी को, हमारी यूनिटी को हार्म करने की कोशिश करता है, क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। ठीक है, हम पीछे नहीं हटेंगे उस टाइम उसका मुंह तोड़ जवाब को देने में। ये किसने कहा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये चीज कही थर्सडे को। ठीक है, जब क्या था थर्सडे को, क्यों कही, क्या खास बात थी थर्सडे को? थर्सडे को 25th एनिवर्सरी थी इस टेस्ट की। ठीक है, पोखरण टेस्ट की 25th एनिवर्सरी थी। इंडिया conducted 5 nuclear tests of advanced weapon designs between May 11 and 13. बोल रहे May 11, अभी आज की डेट की बात नहीं हो रही है, 1998 की बात हो रही है कि 1998 में May 11 से 13 तक में इंडिया ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे एडवांस वेपन्स के। ठीक है, एज राजस्थान पोखरण डिजर्ट that propelled the country into a select group of nations having capabilities to develop nuclear weapon. जिसने, और ये कहाँ किया गया था? राजस्थान के पोखरण डिजर्ट में किया गया था। और इन टेस्ट ने हमारी कंट्री को प्रोपेल कर दिया, यानी कि ऊपर ले आए। ठीक है, और कहाँ ले आए?
एक सिलेक्टेड ग्रुप है नेशंस का, जिनके पास ये क्षमता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सके, उस लिस्ट में हमारे को भी लाके खड़ा कर दिया इस टेस्ट ने। ठीक है, द टेस्ट carried out during the then अटल बिहारी वाजपेयी लेड गवर्नमेंट। बोल रही ये जो टेस्ट हुए किसके दौरान हुए? ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, गवर्नमेंट थी, यानी कि बीजेपी या एनडीए की सरकार रही होगी उस टाइम पे, तो उस दौरान में ये टेस्ट हुए थे। वर द कल्मिनेशन ऑफ अ कमिटेड टीम एफर्ट एंड बैक्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी नो हाउ एंड एक्सपर्टीज ओवर द डिकेड्स। बोल रहे हैं कि ये क्या था? ये मिला जुला ये जो मतलब हम इस ऊंचाई पर पहुंचे, ये किस वजह से हुई? क्योंकि हमारी पूरी टीम के कमिटेड एफर्ट्स थे, सब पूरे टीम जो है वचनबद्ध तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, तत्परता से काम करती। और इसके अलावा साथ में किसने सहयोग दिया? जो डेवलपमेंट हुई कि हमें इसके बारे में नो हाउ मतलब इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इसकी नॉलेज प्राप्त करने की और फिर उसके ऊपर अपनी एक्सपर्टीज हासिल करने की, ये जो डेवलपमेंट हुई, इन सब चीजों ने इस टेस्ट को सक्सेसफुल बनाया। द टेस्ट ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम मेनी कंट्रीज। इन टेस्ट ने दुनिया भर से के बहुत सारे देशों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए हमारे अगेंस्ट में। ठीक है, इंडिया maintained that it carried out the test to have credible minimum deterrence। credible minimum deterrence क्या है? ये इसका मतलब है कि ये एक थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है कि हम जो भी हथियार बना रहे हैं वो केवल और केवल आत्मरक्षा के लिए बना रहे हैं। हमारे पास केवल इतनी मात्रा में या इतने जरूरी हथियार हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करे तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। हमारे पास हथियार इस मात्रा में या इस कैपेबिलिटी के हथियार नहीं है कि हम पहले जाके किसी को अटैक करें या फिर हम पहले जाके उनको नुकसान पहुंचाना चाहें। ठीक है, और फिर हम एक जंग छेड़ दें। इस तरीके के हथियार हम नहीं रख रहे, हम सिर्फ इतने हथियार रख रहे हैं या इतनी मात्रा में हथियार रख रहे हैं या इस लेवल के हथियार रख रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई अटैक हो तो हम उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो इंडिया ने इस बात के ऊपर जोर देते हुए कहा कि इस टेस्ट का पर्पस यही है कि हम इस मात्रा में हथियार डेवलप कर सके या इस तरीके के हथियार डेवलप कर सके कि कल को अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, आपको पता उस टाइम 72-76 की वॉर्स भी हुई थी। ठीक है, तो अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके, ये उनका कहना था। एंड इट विल फॉलो द अप्रोच ऑफ नो फर्स्ट यूज, नो, और के ये भी कहा साथ में कि हिंदुस्तान जो है नो फर्स्ट यूज का अप्रोच फॉलो करेगा, मतलब कि हम पहल नहीं करेंगे, हम पहले हथियार नहीं उठाएंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई हमें उंगली करेगा, हमें आंख दिखाएगा तो हम उसका जवाब जरूर देंगे, तब हम चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, नोटिंग that it would not be the first one to launch a nuclear weapon। बोल रहे हैं कि इस बात के ऊपर जोर देते हुए, इस बात को दोबारा से चिन्हित करते हुए कि अगर कुछ भी ऐसी घटना होती है तो इंडिया पहला देश नहीं बनेगा जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे, लॉन्च करे। ठीक है, यानी कि अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आती है या वॉर की सिचुएशन आती है किसी भी देश के साथ में, तो इंडिया पहल करके न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाएगा। ठीक है, ये उनने अपने आप को वचनबद्ध कर लिया और दुनिया को भी यही बताया कि हम इस पे ऊपर कार्रवाई करेंगे कि हम पहले कभी भी अटैक नहीं करेंगे। In 2003, India officially came out with its nuclear doctrine that clearly elaborated on the no first use policy। कि ठीक है, 1998 में टेस्ट हो गया, उसके बाद 2003 में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन लाई, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को लेके कुछ लॉज वगैरह बनाए होंगे। ठीक है, इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन करा था, इस बात को क्लियरली सुनिश्चित किया था कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे ही काम करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। द डिफेंस मिनिस्टर स्पोक अबाउट द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट at an event organized to mark the 25th anniversary। अब राजनाथ सिंह ने ये सारी बातें जो याद कराई या दोहराई, वो क्यों दोहराई? क्योंकि वो 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के जो इवेंट था उसकी 25वीं सालगिरह मनाने किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे थे। ठीक है, सिंह asserted that the test gave a message to the world that although India is a peace-loving nation that believes in Vasudhaiva Kutumbakam, इसका मतलब होता है the world is one family and ahimsa parmo dharma, यानी कि नॉन वायलेंस इज द बेस्ट रिलीजन।
It will not let anyone to harm its sovereignty, integrity and unity. ये इंडिया की प्लेज है कि हम किसी भी तरीके से किसी को हमारी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी के ऊपर आक्रमण करने नहीं देंगे। ठीक है, ये उनका कहना था। इंडिया हैज नॉट ओनली विश्ड फॉर पीस फॉर इटसेल्फ, कि इंडिया केवल अपने लिए पीस नहीं चाहता, केवल ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए पीस की कामना कर रहा है, बट गिवन द मैसेज टू द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया ने यही शांति का, प्रेम का, सौहार्द का मैसेज जो है दुनिया को भी दिया है। विजनरीज लाइक लॉर्ड बुद्धा एंड फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी आर इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, ही सेड। बोल रहे कि जो दूरदर्शी लोग थे, दूरदर्शी सोच रखने वाले जो व्यक्ति थे, जैसे कि लॉर्ड बुद्ध जो थे वो, या फिर दूसरा नाम उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी, जिनको कि फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, ये दोनों हिंदुस्तान का एक तोहफा है दुनिया को। यानी कि इन दोनों की जो विचारधारा है, इन दोनों के जो विजन्स हैं वो इतने साउंड हैं कि दुनिया उनसे सीख सकती है। We have never invaded any country nor enslaved it. उन्होंने फिर एक बात और कही कि हमने ना कभी किसी देश को लूटा है, न उसके ऊपर आक्रमण किया है, ना हमने कभी किसी को अपना गुलाम बनाया है। But the Pokhran tests gave a message that we will give a befitting reply to every step taken against our dignity. बोल रहे लेकिन पोखरण टेस्ट से ये बात साफ हो गई, पोखरण टेस्ट ये मैसेज देता है कि देखो, हमने आज तक कभी किसी के लूटपाट नहीं करी, हमने कभी किसी को इन्वेड नहीं करा, आक्रमण नहीं करा, कभी किसी को गुलाम नहीं बनाया। लेकिन पोखरण टेस्ट से ये बात हमने जरूर साबित कर दी दुनिया को कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई हमारी डिग्निटी के ऊपर आक्रमण करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, पोखरण टेस्ट का सीधा साधा मतलब ये था, ऐसा उनका कहना है। The Department of Atomic Energy had said that the tests were fully successful in terms of achieving their scientific objectives and the capability to build fission and thermonuclear weapons with yields up to 200 kilotons. और कि जो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है उसने ये कहा कि जो टेस्ट है वो पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि अचीविंग अपना साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या वो नीड कर पा रहे हैं, ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड द कैपेबिलिटी टू बिल्ड फिजन एंड थर्मोन्यूक्लियर। देखो, जब हम बात करते हैं ना न्यूक्लियर की, तो न्यूक्लियर में जो रिएक्शंस होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है फ्यूजन, ठीक है, और एक होता है फिजन। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि कैपेबिलिटी बनाई गई कि हम फिजन रिएक्शन को करवा पाए और थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स को बना पाए जो कि 200 किलोटन की मारक क्षमता रखते हैं। The 1998 test was second instance of nuclear testing by India. बोले कि 1998 का जो टेस्ट हुआ वो ऐसा नहीं कि पहले ये टेस्ट हुआ, इससे पहले भी टेस्ट हुए थे, ये सेकेंड टेस्ट था। और जहां पे ये किया गया उसको बोला जाता है पोखरण 2। ठीक है, KH पोखरण 2, यानी कि इससे पहले जहां पे टेस्ट किया गया था, द फर्स्ट वॉज कैरिड इन May 1974। ये कहां किया गया था? इस लोकेशन को बोला जाता है पोखरण 1। ओके, जहां पे 1974 में किया गया था उसको बोला जाता है पोखरण 1, और जहां पे 1998 में किया गया था उसको बोला जाता है पोखरण 2। अब आप खुद देखो डिफरेंस, कितने सालों बाद सेकेंड टेस्ट हुआ था। 1974 के बाद में 1998 में, लगभग 20 साल के बाद। Which of the following best encapsulates the central purpose of India's 1998 Pokhran nuclear test according to the passage? उधर पैसेज के अनुसार इंडिया का जो 1998 का पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट है वो क्यों किया गया था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो देखो भाई, उसका मुख्य कारण यही था कि हम क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस अटेन कर पाए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम इस तरीके का वेपन रख सके, क्योंकि उस टाइम पे हर एक देश न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाना चाहता था। तो अगर कल को न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो आप खुद सोचो कितनी बड़ी बेवकूफी की बात होगी कि सभी देश तो न्यूक्लियर वेपन यूज करें, इंडिया बेचारा डर के बैठा है कि हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, अब हम क्या करें।
और इधर से भी न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर गिराया जा रहा है, उधर से भी हर तरफ से हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन गिराया जा रहा है। तो क्या स्थिति होगी? इंडिया के बचने की कोई चांस है? न्यूक्लियर वेपन के आगे आप क्या खड़ा करेंगे? कुछ भी नहीं आप जा सकते न्यूक्लियर वेपन के आगे। एक मोटिवेटेड आर्मी भी होगी अगर, तो वो भी न्यूक्लियर वेपन के सामने स्टैंड नहीं कर पाती। ठीक है, तो यही उनको डेवलप करने की एक चाह थी, मंशा थी कि हम ही ये कैपेबिलिटीज डेवलप करें। और दूसरा चीज ये था कि उन्हें क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस चाहिए था। ठीक है, तो देखते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज टू द वर्ल्ड, कि मेरी जो मतलब मेरा जितना ज्ञान है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, वो मुझे दुनिया को दिखाना है। ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान उस टाइम इस मनोदशा से गुजर रहा था कि मेरा जो भी अचीवमेंट है वो मुझे दुनिया को दिखानी है, ताकि लोग मुझे प्रेज करें, वाहवाही करें। ओके, टू एस्टैब्लिश अ पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कि हम फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं न्यूक्लियर वेपन में। ये तो गलत है, उन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि हम पहले नहीं होंगे जो यूज करेंगे। To join a select group of nations having capabilities to develop nuclear weapons and affirm its policy of credible minimum deterrence। बोल रहे कि ऐसा ग्रुप बनाना, ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना जिसके पास में to celebrate the 25th anniversary of previous nuclear test, कि हमें क्योंकि पिछले न्यूक्लियर टेस्ट की 25वीं सालगिरह मनानी थी, इसलिए हमने 1998 में पोखरण टेस्ट किया, जो कि गलत है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following statements about the Pokhran nuclear test is incorrect? कौन सी स्टेटमेंट है पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जो इनकरेक्ट है? चलिए देखते हैं। इंडिया conducted 5 nuclear tests of advanced weapon designs between May 11 and 13। बोल रहे हैं कि इंडिया ने मई 11 से मई 13 तक में बहुत सारा जो है टेस्ट किए थे। उस टाइम पे 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे राजस्थान के पोखरण में, जो कि सही बातें किए थे उन्होंने। The tests were carried out during the then अटल बिहारी वाजपेयी led government। ये भी सही है कि उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। India carried out the tests to showcase its nuclear prowess and declared a policy of first use। बोल रहे कि इंडिया जो है उसने ये टेस्ट इसलिए किए थे क्योंकि वो अपनी पावर दिखाना चाहता था, अपनी पावर का दिखावा करना चाहता था। और जो उन्होंने इंडिया ने जो उस टाइम पे पॉलिसी पोस्ट कि उन्होंने ये पॉलिसी लागू करी कि हम पहले आक्रमण करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, The 25th anniversary of Pokhran N test was marked in 2023। बोल रहे कि 25वीं सालगिरह जो हुई पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की, उसको 2023 में बनाया गया। ठीक है, यानी कि 2023 में हमने 25वीं सालगिरह बनाई। राइट, तो अब देखो सारे पॉइंट सही है, केवल ये इंडिया कैरिड आउट टेस्ट टू शोकेस इट्स न्यूक्लियर प्रोवेस एंड डिक्लेयर्ड अ पॉलिसी ऑफ फर्स्ट यूज, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि इंडिया बिल्कुल नहीं करना चाहता था। और दूसरी चीज उन्होंने पॉलिसी दी है नो फर्स्ट यूज। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टोन ऑफ द पैसेज देखो, क्या वो माफी मांगते हुए या गलत का साबित करते हुए दिखाई दिया? वो क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए? नहीं। क्या वो माफी मांगते हुए दिखाई दिए? नहीं। क्या वो मेलनकोलिक दिखाई दिए? नहीं। वो केवल और केवल पेट्रियोटिक, क्योंकि वो बहुत खुश होकर बता रहे थे कि देखो हमारी क्या क्या अचीवमेंट है, हमने न्यूक्लियर की फील्ड में इतना कुछ अचीव किया है। ठीक है, वो भी तब जब सिर्फ केवल 5 देश थे और बाकी देशों को इसमें लाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने इस बात पे भी इशारा किया कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारी सोवरेनिटी, हमारी डिग्निटी के ऊपर हमला किया जाएगा तो हम बख्शेंगे भी नहीं। राइट, जो कि काफी पेट्रियोटिक चीज है कि भाई देखो अगर तुम हमारे देश के ऊपर आक्रमण करोगे तो हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। सो ऑप्शन ए पेट्रियोटिक इज करेक्ट। The main theme of the passage is India's aggressive nuclear policy, कि इंडिया की जो आक्रामक न्यूक्लियर पॉलिसी, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडिया की आक्रामक नहीं है पॉलिसी, इंडिया की पॉलिसी बहुत ही स्थिर है। ठीक है, कि हमने आक्रमण करने के लिए नहीं, हमने केवल मिनिमम क्रेडिट पॉइंट्स के लिए किया है। The scientific achievements of India's nuclear program, कि इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम
प्रोग्राम की क्या क्या साइंटिफिक अचीवमेंट्स है। इंडियाज पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपनरी, कि इंडिया ने जो पॉलिसी बनाई है कि हम पहले प्रहार नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स के मसले पर, ठीक है, ये इस विषय का, इस आर्टिकल में ये चर्चा का विषय है, जो कि सही है। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, तो ये सिर्फ एक लाइन में बोला गया कि उस दौरान पे हमारा बहुत काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है, तो यानी कि पूरा का पूरा आर्टिकल इसके ऊपर नहीं है। सो ऑप्शन सी, इंडियाज पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपनरी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सिनोनिम फॉर डेटरेंस? डेटरेंस का मतलब होता है काफी प्रिवेंटिव होना, ठीक है, यानी कि बचाव की भावना रखना, प्रिवेंटिव होना। तो एग्रेशन मतलब आक्रामक होना, पैसिफिकेशन मतलब किसी चीज को थोड़ा कम करना, सप्रेस करना फोर्स के साथ, इंटिमिडेशन ये भी प्रिवेंटिवनेस का ही एक फॉर्म है, सबमिशन मतलब कि आप किसी के अधीन हो गए हैं, किसी को अपने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है, ठीक है, मतलब वो जो भी फैसले लेंगे वो आपको मंजूर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन सी, इंटिमिडेशन इज करेक्ट। प्रोपेल्ड का एंटर ने बताया है, देखो प्रोपेल्ड का मतलब होता है पुश फॉरवर्ड। हमने बात की थी ना कि इसने हमें आगे पहुंचा दिया, इस टेस्ट ने हमें उन देशों की लिस्ट में आगे धकेल दिया जो कि न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, तो प्रोपेल मतलब आगे पुश करना। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब स्पीड आगे बढ़ाना, हिंडर, हिंडर मतलब रोकना, बूस्टेड, बूस्टेड भी मतलब आपको एनर्जी मिली और आप बूस्ट हो गए एकदम काम करने के लिए, एक्सपीडिएटेड, एक्सपीडिएटेड मतलब भी अगले पर्सन को या आगे टास्क को उसको बढ़ाना, राइट। तो यहाँ पे केवल एक ही प्रोपेल से मिलता जुलता लग रहा है, इसका एंटोनिम हो पा रहा है, वो है हिंडर्ड, जो कि रोकने का काम कर रहा है। मिलिट्री कॉर्प्स usually end in instant success or instant failure। मिलिट्री कॉर्प्स का मतलब क्या होता है कि जो सेना की कूच होती है ना, कि किसी देश की तख्ता पलट कर देंगे सेना वाले, तो सेना की जो कूच है वो बहुत ही ज्यादा इंस्टेंटली सक्सेस दे सकती है या फिर इंस्टेंटली फेलियर भी दे सकती है, ठीक है। द रेजिस्टेंस फोर्स consisting of National Unity Government, erstwhile National League for Democracy and People's Defense Forces allied with ethnic armed organization। देखो जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसका पहला नाम, पुराना नाम क्या था? erstwhile, उसका पुराना नाम क्या था? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी एंड पीपल्स डिफेंस फोर्सेस allied with ethnic armed organizations are put up a stiff fight। बोल रहे कि ये जो द रेजिस्टेंस फोर्स थी, इन्होंने बहुत ही तगड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत ही कड़ी टक्कर की फाइट दी है उनको, ठीक है। द कॉप इन म्यांमार हैज लास्टेड मोर देन 2 years and has reached a stalemate। बोल रहे कि म्यांमार में जो तख्ता पलट की कोशिश की गई या सेना ने कूच करी, इसकी वजह से लगभग 2 साल हो गए हैं और अब ये एक तरह से ठंडे बस्ते में जा रही है चीजें, मतलब स्टेलमेंट पर आ गई है, सड़ने गलने पर आ गई है। दे अपीयर टू हैव सम एक्सटर्नल सपोर्ट, क्योंकि उनके पास कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट है म्यांमार की कॉप के पास में, ठीक है। अब देखो पहली चीज की मिलिट्री कॉप्स के बारे में बताया गया कि सेना अगर कूच करे तो वो इंस्टेंटली सक्सेस भी दे सकती है और इंस्टेंटली फेलियर भी दे सकती है, फर्स्ट हो गया। इसके बाद में म्यांमार में जो कॉप हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कॉप इन म्यांमार हैज लास्टेड मोर देन 2 years एंड हैज रीच्ड अ स्टेलमेट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो बोल रहे हैं कि थर्ड क्या होगा कि जो वहां की फोर्स है जो उनके अगेंस्ट में मुकाबला करेगी उसका जिक्र कर दिया। द रेजिस्टेंस फोर्सेस कंसिस्टिंग ऑफ द नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, erstwhile National League for Democracy and People's Defense। ये हमारा हो गया क्यू, जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो गया। फोर्थ हो गया हमारा एस, यानी कि PRQS, PRQS, P से एक ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी PRQS इज करेक्ट। ओवर द इयर्स द स्पोर्ट
gained popularity among the locals, so much so that their relationship with the game has become natural now. बोल रहे कि साल दर साल जो इन लोगों का इस गेम के साथ में प्यार, इस गेम के साथ में अटैचमेंट बढ़ता गया और इस गेम ने इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली कि अब जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो लोग इस गेम को अपना नेचुरल हिस्सा समझते हैं कि हमसे ही इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा वो सोचने लग गए हैं। The sport was started in eastern Ladakh around 50 years ago by Indian Army as downtime game for army men. और ये जो स्पोर्ट है ये ईस्टर्न लद्दाख में लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब इंडियन आर्मी ने अपने आर्मी पर्सनल्स को बिजी रखने के लिए डाउन टाइम गेम का इस्तेमाल किया और इसको डाउन टाइम गेम की तरह यूज किया। डाउन टाइम मतलब होता है कि आपको थोड़ा टाइम बाय करना, जिस टाइम पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको अलाउ नहीं है काम करना, उसको बोलते हैं डाउन टाइम। चिल्ड्रन growing up in Ladakh have many food memories of holidays where playing on ice cream has been a key part of their winter activity routine. बोले बड़े होते होते लद्दाख में जो बच्चे हैं उनके मन में बहुत ज्यादा इसके बारे में, आइस स्केटिंग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी विचार हैं, अच्छी अच्छी यादें हैं, ठीक है, जो कि उनकी विंटर एक्टिविटी का मुख्य पार्ट है। ये जो स्कीइंग या आइस हॉकी वगैरह खेल रहे हैं ये उनकी खूबसूरत सी मेमोरी का बड़ा ही अच्छा पार्ट है ये। ओके, एट एन एलिवेशन ऑफ 3000 meters above sea level, Ladakh is an ideal place for the region's favorite winter sport, ice hockey. बोर्डर समुद्र तट से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख जो है ये बहुत ही आइडियल प्लेस है, बहुत ही सही एकदम सटीक जगह है जहां पे इस रीजन फेवरेट विंटर स्पोर्ट, इस जगह का फेवरेट ठंड के मौसम का फेवरेट विंटर स्पोर्ट जो है आइस हॉकी, वो खेला जाएगा। अब देखो ओवर द इयर्स द स्पोर्ट, यहाँ पे द स्पोर्ट बोला गया है। द स्पोर्ट यानी कि वो स्पोर्ट जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे फिर द स्पोर्ट का जिक्र करा गया, तो इस द की वजह से ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट। तो एट एन एलिवेशन फ्रॉम ओवर 3000 मीटर, 3000 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख जो है वो आइडियल प्लेस है इस तरह के गेम्स खेलने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। इसके बाद आएगा हमारा क्यू। ये जो स्पोर्ट है 50 साल पहले आर्मी ने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। इसके बाद आएगा कि ओवर द इयर्स ये स्पोर्ट जो है इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है कि वहां के लोगों को ये अपना नेचुरल गेम ही लगता है, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएगा आर कि चिल्ड्रन भी इससे दिमाग में भी इसके बारे में बहुत अच्छी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डेली दिनचर्या का एक हिस्सा बना लिया इसको, राइट। तो ये हो गया 4, यानी कि 1 एस क्यू। देखो एस से स्टार्ट होने वाले 2 हैं, तो यानी कि बी और सी को तो आप हटा दो, एलिमिनेट कर दो। एस क्यू और एस पी, एस पी नहीं हमें एस क्यू चाहिए, जिसको भी हटा दो तो ऑप्शन ए बचता है, एस क्यू पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन देयर आर पब्लिसिटी सीकर्स हु मेक रिमार्क्स जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि कुछ लोग पब्लिसिटी चाहते हैं तो वो केवल पब्लिसिटी के पर्पज से रिमार्क्स कर देते हैं, यानी कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ भाषण दे देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देन से स्टार्ट हो रहा है, देखो देन देयर मतलब 2 चीजों को पहले एक चीज बताई हुई, उसके बाद ये दूसरी तरीके के लोग बताए, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमें पहले तरीके के लोग पता ही नहीं है। The Supreme Court's concern over the increasing prevalence of hate speech is laudable. बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जगाई है कि जो हेट स्पीच जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं वो काफी स्वागत करने योग्य है ये बात, ठीक है। Such prevalence is direct consequence of declining standards of public debate. जो ये जो है प्रिवेलेंस कि हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो पब्लिक स्टैंडर्ड है, पब्लिक डिबेट्स का जो स्टैंडर्ड है वो लगातार गिरता जा रहा है, इसी वजह से हेट स्पीच जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेट स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और ये इसी जो आर है वो क्यू स्टेटमेंट को ही आगे कंटिन्यू कर रही है,
ठीक है, तो ये होगा सेकंड स्टेटमेंट। देयर आर पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स हु कैन नॉट बिलीव इन मॉडरेशन। ऐसे पॉलिटिशियंस या पब्लिक फिगर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो थोड़ा कम कर लो भाई, इस चीज को जानते ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं समझते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी धारणा ही नहीं है, उनको लगता है जितना बढ़ा चढ़ा के जितना ऊंचा ऊंचा चिल्ला के बोलेंगे उतना हमारे लिए बेटर है, ठीक है। दे मेक deplorable comments that end up offending the sensibilities of lot of people। बोल रहे कि इतने घटिया किस्म के स्टेटमेंट्स, इतने डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, बोलते हैं, जिस वजह से कई सारे आम नागरिकों के इमोशंस को ठेस पहुंचती है, often resulting in anger, further triggering similar statements। कि फिर इससे क्या होता है कि गुस्सा पनपता है और फिर आगे वाला बंदा भी और ज्यादा तीखे स्वर में बात करता है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। और फिर फोर्थ ये हो गया कि दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे पॉलिटिशियंस और पब्लिक फिगर्स जो है पहले तरीके के लोग बता दिए, दूसरे तरीके कौन से, पब्लिसिटी सीकर्स, राइट। सो QRSP option B is correct। It is anticipated that implementation of NEP 2020 would bring about substantial changes to the educational ecosystem to allow a holistic learning experience for the holistic development of students। बोल रहे हैं कि ये माना जा रहा है कि अगर NEP 2020 को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छे चेंजेस लेकर आएगा हमारे एजुकेशनल इकोसिस्टम में। The higher the education system in India is transforming as a result of National Education Policy 2020। बोल रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करी थी, लेकर आए थे। The focus is on developing good, thoughtful, well-rounded and creative individuals। बोल रहे कि जो सारा फोकस है वो इस बात पे है कि बच्चों को बहुत ही थॉटफुल, गुड, क्रिएटिव बनाया जाए। Integrating holistic and multidisciplinary education into the educational system is one of NEP's fundamental initiative। बोल रहे हैं कि ओवरऑल हॉलिस्टिक मतलब सब चीज को मिला के, सब चीज को इंक्लूड करके, और मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एक से ज्यादा डिसिप्लिन वाली। डिसिप्लिन क्या होते हैं? स्ट्रीम्स, जैसे साइंस, मेडिकल ले लिया, किसी ने नॉन मेडिकल ले लिया, आर्ट्स ले लिया, तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए हमारे एजुकेशनल सिस्टम में, और यही वो लागू करना चाहते हैं एनईपी के फंडामेंटल इनिशिएटिव्स में से एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो हायर एजुकेशन के बारे में बात की गई, जहाँ पे एनईपी का इंट्रोडक्शन आता है, वो है क्यू पॉइंट, ठीक है, क्यू स्टेटमेंट। इसके बाद में आता है कि दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि हम एक हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटिंग और मल्टीडिसिप्लिनरी एक्शन एजुकेशन लेकर आए एजुकेशनल सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है द फोकस इज ऑन डेवलपिंग गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। इंटीग्रेटिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट, और फोर्थ स्टेटमेंट हो गया हमारा पी। तो जो अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है QRSP, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मैंडेटरी एनओसी फ्रॉम पुलिस से मैंडेटरी एनओसी लेना, ठीक है। कॉन्सर्टीना वायर्स ऑन बाउंड्री वॉल्स, कॉन्सर्टीना वायर्स होती हैं जो कांटेदार वायर्स होती हैं ना, लगाई हुई लोगों ने अपने बाउंड्री पे, खेतों वगैरह पे, या फिर घरों की बाउंड्रीज पे, या फिर वॉल के ऊपर बाउंड्री करके कांटेदार वायर्स लगाई होती हैं राउंड राउंड करके, ठीक है, उनको बोलते हैं कॉन्सर्टीना वायर्स। CCTVs एट ऑल गेट्स, सभी गेट्स के ऊपर CCTVs लगाना, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंट्रेंसेस, ठीक है। These are some of the measures that, as per the 17-point advisory issued by the University of Delhi on April 13,
colleges and departments must implement when organizing festivals and other events. ये एक एडवाइजरी जारी करी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसमें 17 पॉइंट्स थे. उनमें से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए ऊपर जो हमने पढ़े, ठीक है. और ये वो पॉइंट्स हैं जो सभी कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे, मैंडेटरी हैं, जब वो कोई भी फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करेंगे, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है. The advisory has come in the wake of alleged security dash during the Indraprasth College of Women's Annual Fest. बोल रहे हैं कि ये एडवाइजरी क्यों जारी की गई, इन द वेक ऑफ मतलब किसी कारण से, मतलब पहले एक घटना हुई उसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई. तो किस घटनाक्रम के बाद, किसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे की गई, ऑफ एलिजेड सिक्योरिटी डैश. सिक्योरिटी, अब देखो सिक्योरिटी क्या की गई होगी, तोड़ी गई होगी, सिक्योरिटी तोड़ी गई होगी, या सिक्योरिटी में कमी होगी, या तो सिक्योरिटी ब्रीच होगा, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी में कमी होगी, लैक होगा कोई सिक्योरिटी में, एलिजेड सिक्योरिटी लैक ड्यूरिंग द. एक कब हुआ ये, जब इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स एनुअल फेस्ट चल रहा था उस टाइम पे. इंट्रूडर्स मतलब घुसपैठी है. स्केल्ड द बाउंड्री वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड एलिजिडली हरास्ड विमेन स्टूडेंट्स. बोल रहे हैं कि वहाँ की दीवारें फांद कर आ गए लोग, ठीक है. और उसके बाद उन्होंने हॉस्टल में जो महिलाएं थी उनके साथ में बदतमीजी करी, उनको हरास करा, ठीक है. एंड dash the protest by students who accuse the college administration for failing to protect them. And और फिर ये स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया. अब किस तरीके का प्रोटेस्ट किया वो हमें देखना होगा, ठीक है. बाय द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो उनको बचाने में असफल रहे, ठीक है. There is no arguing against the need for greater safety of students. और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी बहस की ज़रूरत ही नहीं है कि हम ये बताना पड़े, किसी से बहस करनी पड़े कि बच्चों की सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, उनकी सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, ठीक है. इस बात के ऊपर तो कोई बहस करने की तुक ही नहीं बनता. But the university's response to this latest instance of security lapse. अब देखो यहाँ पे लैप्स वर्ड का यूज किया गया, सिक्योरिटी लैप्स. तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी लैप्स वर्ड यूज हो, क्योंकि इसी को आगे वो प्रोसीड कर रहा है और इसी की आगे कमी बता रहा है. यहाँ पे भी कुछ सिक्योरिटी में कुछ कमी हुई, ठीक है, या तो ब्रीच हुई, सिक्योरिटी तोड़ी गई, या फिर सिक्योरिटी में कमी हुई. हमने यही बात करी थी. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि लैप्स होने के चांसेस हैं, ठीक है. लेकिन जो यूनिवर्सिटी का जवाब आया इस सिक्योरिटी लैप्स की इंस्टेंस के बाद में, A similar incident had occurred during Miranda House's दिवाली मेला in October. बोल रहे ऐसी ही एक घटना मिरांडा हाउस दिवाली मेला जो कि अक्टूबर में हुआ था पिछले साल, उस दौरान हुई थी. एंड एट गार्गी कॉलेज एनुअल फेस्ट इन 2020. और गार्गी कॉलेज का एनुअल फेस्ट हुआ था 2020 में, उस दौरान भी सेम घटना हुई थी. तो अब ये क्या कर रहे हैं, रेजेस कंसर्न अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस सेफ्टी विल बी इंश्योर्ड. तो अब बोला सिक्योरिटी में कमी हुई, लेकिन अब उसमें पॉइंट्स भी बता दिए गए 17 पॉइंट्स के, अब ये काम करो. लेकिन अब फिर भी ये चिंता का विषय है कि 3 कॉलेजेस में लगातार ऐसी घटना हुई है, एक के बाद एक. तो हम ये सिक्योरिटी जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं ये हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि फॉलो हो रहे हैं, और ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि ये पॉइंट्स फॉलो होने के बाद में कोई भी ब्रीच ना हो, कोई भी इंट्रूडर ना हो वहां पे. विल इट शिफ्ट द डैश ऑन टू द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, या फिर क्या ये पूरा का पूरा दारमदार, पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दी जाएगी, उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी. विल इट कम एट द कॉस्ट ऑफ देयर प्राइवेसी एंड फ्रीडम्स. क्या अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जो बोला ना कि कुछ सवाल खड़े होते हैं, वही सवाल यहाँ पे पॉइंट करें कि क्या उनकी सुरक्षा, उनकी प्राइवेसी और उनकी फ्रीडम की ताक पर आएगी कि हम लड़कियों के ऊपर ही वो लगा दें, प्रतिबंध लगा दें कि भाई तुमने ही बाहर नहीं निकलना 6 बजे के बाहर, या तुमने हॉस्टल में फुल कपड़े पहन के घूमना है, ठीक है. क्योंकि हम जैसे हॉस्टल में रहते थे, हम अपने जो भी निकर्स पहने हैं, कंफर्टेबल वेयर्स, जो भी पजामा टी शर्ट जो भी पहनना है कंफर्टेबल सा, वो पहन के घूमते रहते थे. क्योंकि गर्मियां भाई हमें भी लगती हैं, लड़के अगर लंबी लंबी टांगे दिखा के घूम सकते हैं तो लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही खूबसूरत होती हैं उनसे. तो
अगर आप लड़कियों के ऊपर इस तरीके के प्रतिबंध लगा देंगे, फिर 6 बजे उनको हॉस्टल के डोमेट्री के अंदर बंद कर देना है कि भाई 6 बजे के बाद लड़कियां हॉस्टल की डोमेट्री के बाहर नहीं निकलेंगी, तो इट इज़ क्वाइट कि उनका फ्रीडम जो है आप स्टैक पे रख रहे हैं। फिर वही बात होगी कि आप जो गलत कर रहे हैं, जो कल्प्रिट हैं, उनको आप पकड़ नहीं सकते, उनको आप रोक नहीं सकते, तो जिनके ऊपर हरासमेंट होता है आप उन्हीं को अंदर बंद कर दो, जो कि हमारे समाज में अक्सर होता है, इंडिया में अक्सर होता है कि लड़कियों के ऊपर ही पाबंदियां लगा दी जाती हैं, लड़कों को कहा नहीं जाता, लड़कियों के ऊपर ही पाबंदियां लगा दी जाती हैं। ठीक है, तो क्या ये इस कॉस्ट पर आएगा? इट्स नॉट इंसिडेंटल दैट द 3 campuses ऑन विच द इंसिडेंट्स अकर्ड आर ऑल वुमेन कैंपसेस। बोल रहे हैं कि ये कोई आम बात नहीं है, कोइंसिडेंस हो गया कि तीनों जो कैंपसेस थे वो लड़कियों के थे, ऑल वुमेन हॉस्टल्स थे या ऑल वुमेन कॉलेजेस थे। देखो गार्गी कॉलेज, मिरांडा हाउस कॉलेज, ये तीनों जो कॉलेजेस हैं ये ऑल वुमेन कॉलेजेस हैं या ऑल वुमेन कैंपसेस हैं। तो ऐसी घटना इन्हीं जगहों पे हो रही है, दैट मीन्स वो आपको समझ रहे हैं कि आप इतना सिक्योरिटी नहीं अपनी वुमेन के लिए वहां पे रख पा रहे होंगे। ठीक है, दिस मेक्स इट इवन मोर नेसेसरी फॉर अथॉरिटीज टू ट्रेड सेंसिटिवली। तो इसलिए अब ये सिक्योरिटी अथॉरिटीज के लिए और ज़रूरी हो जाता है कि वो बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ में इस मसले को हल करें एंड नॉट बी हैवी हैंडेड इन द नेम ऑफ वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ना कि ये हो कि वो महिलाओं की सुरक्षा और सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के नाम पर बहुत ही कड़े कुछ फैसले उन्हीं के अगेंस्ट में सुनाने लग जाएं। ठीक है, कि जैसे महिलाओं के ऊपर फतवा जारी किया जाता है जीन्स नहीं पहननी, टाइट कपड़े नहीं पहनने, वैसा ना हो कि यहाँ पे भी आप एक रूढ़िवादी समाज बनकर सामने निकल कर आए और वो रूढ़िवादी आदर्शों के चक्कर में महिलाओं को आप बोलें कि भाई तुमने जीन्स नहीं पहने, तुमने शॉर्ट्स नहीं पहनने, तुमने दुपट्टा लेके जाना है, तुमने उस कॉलेज में सूट पहनकर आना है। ऐसा ना हो कि लड़कियों के ऊपर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए जो कि उनकी फ्रीडम को किसी भी तरीके से सरपास करे या फिर फ्रीडम को उनके को काबू करे। ठीक है, फॉर मेनी स्टूडेंट्स इन ऑल वुमेन इंस्टीट्यूशन द कैंपस इज अ प्लेस ऑफ openness and refuge from the confines and constraints of home। बोल रहे कई लड़कियों के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए जो ऑल वुमेन इंस्टीट्यूट्स हैं ये उनके लिए एक रेफ्यूज है, एक फ्रीडम की जगह है। ठीक है, क्योंकि उनको घर में इतनी बंदिशें झेलनी पड़ती है, यहाँ पर आकर वो खुल के अपनी मर्जी से जी पा रहे हैं। ठीक है, किसी के घर में हो सकता है कि दादी नानी सब रहते हों, वो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो कि आपने भाई जीन्स नहीं पहननी या शॉर्ट्स नहीं पहनने, एग्जाम्पल है, या फिर आपने बिना हम किसी के साथ के बाहर नहीं जाना। बट यहाँ पे उन लोगों को थोड़ी सी आज़ादी मिलती है कि भाई बिना किसी के साथ के वो कॉपी प्रिंट कराने जा सकती हैं, फोटो कॉपीज कराने जा सकते हैं। ठीक है, या फिर बिना किसी के साथ होने के वो बुक्स लेने जा सकते हैं या बाहर बर्थडे पार्टी एंजॉय करने जा सकते हैं रात को शाम को 6 बजे के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर यहाँ पे नहीं होते और वो इसको एक फ्रीडम के तौर पे भी देखते हैं फ्रॉम देयर होम या फैमिली या कम्युनिटी। इट इज़ अ प्लेस वेयर दे कैन अवे फ्रॉम सेंसरिंग आईज एंड डैश स्टेयर्स एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ बीइंग। बोल रहे हैं ये ऐसी जगह है उनके लिए जहाँ पे वो उनको स्कैन करती हुई सेंसरिंग आइज, जो उनको जज करने वाली आइज है ना कि भाई अच्छा 6 बजे के बाद ये घर आ रही है, लड़की अच्छी नहीं है, ओ इतने छोटे कपड़े, लड़की अच्छी नहीं है। इस तरीके की जजमेंट वाली आईज से या घूरती हुई निगाहों से उनको बचाया जा सके यहाँ पे, या और अपने लिए वो नए नए रास्ते, नए नए आयाम तराश सके, ऐसी जगहें होती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों के ऊपर उनकी सेफ्टी के नाम पे नहीं लगाए जाने चाहिए। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट की तरह, आगे भी है। दे कैन क्वेश्चन एंड डिस्कवर, स्टडी एंड सोशलाइज इन एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट दैट इज ऑल्सो अ सेफ स्पेस। बोल रहे हैं कि ये जो कैंपसेस हैं ये उनके लिए ऐसी जगह है जहाँ पे वो सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, कुछ जानकारी अपने आप में डिस्कवर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, सोशलाइज कर सकते हैं लोगों के साथ में, क्योंकि ये एनवायरनमेंट उनके लिए सेफ स्पेस है और उनको एनेबल करता है, आज़ादी देता है इस चीज़ की कि वो अपने लिए कुछ नए आयाम तराश सकें, कुछ नए सवाल पूछ सकें, कुछ नए जवाब पा सकें। राइट, व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू डैश सेफ्टी, तो यहाँ पे किसकी सेफ्टी होगी? विमेन सेफ्टी। हाउएवर द रिस्पॉन्स कैन नॉट बी ऑल टू कॉमन वन of asking the women to retreat from their freedoms by barricading them in
देयर हॉस्टल्स और मॉनिटरिंग देयर एवरी मूव थ्रू CCTV। बोल रहे हैं कि अगर महिलाओं की सेफ्टी को अगर थ्रेट है तो उसका रिस्पांस ये नहीं होना चाहिए जो आज दिन तक होता है, बड़ा ही कॉमन सा रिस्पांस चला हुआ आ रहा है कि महिलाओं की सेफ्टी की बात है तो महिलाओं को ही बुर्का पहना दो, महिलाओं को ही पूरे फुल लेंथ कपड़े पहना दो, उनको ही बंद कर दो घर के अंदर। जब वो घर के अंदर ही रहेंगी तो उसको वहां पे कुछ होगा ही नहीं। अब आप देखो ये जो कैंपसेस थे ये भी उनका एक तरीके से सेकेंड होम ही था, बट स्टिल वहां पे ब्रीच हुई। तो क्या क्या इस बात के ऊपर श्योरिटी है कि अगर हम उनको कमरों के अंदर बंद कर देंगे तो वहां पे लोग घुसेंगे नहीं? क्योंकि जो गलत नीयत रखने वाले लोग हैं वो तो, अगर किसी लड़की ने पूरे, हमारी एक मैम ने एक बात कही थी, शी वॉज डिवोर्स्ड वुमेन, और उन्होंने ये बात कही थी कि देखो मैं पूरे कपड़े, फुल लेंथ सूट, पूरा हर तरीके से ढका हुआ, चुन्नी अच्छे से पिन अप करके आती हूँ, बट स्टिल जिनकी गंदी नीयत है वो मुझे इस पे भी अंदर झांकने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो वही बात है कि जिनकी गंदी नीयत है, जिनकी सोच गंदी है, जिनकी सोच इतनी कुरूप है, वो उन लड़कियों को वहां पे भी बख्शेंगे नहीं। तो हम लड़कियों की सेफ्टी के नाम पे उनकी आज़ादी छीन लेना, उनको हॉस्टल्स के अंदर बंद कर देना, उनके हर एक कदम को कि कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, CCTV से मॉनिटर करना, क्या ये इसका जवाब है? तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, The advisory has come in the wake of alleged security dash during the Indraprasth College for Women's Annual Fest। अब क्या हुआ है सिक्योरिटी में? या तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है या फिर सिक्योरिटी में कमी हुई है। ठीक है, देखते हैं। अराइज मतलब सिक्योर, खड़ा होना, कुछ चीज सामने आना उभर के। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी अराइज तो नहीं हुई है, सिक्योरिटी खड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी कि में कमी आई है। ठीक है, लैप्सेस मैंने आपको बताया था कि देखो नेक्स्ट लाइन को देखो, उसमें सिक्योरिटी लैप्स लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में देखो इंस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी लैप्स लिखा है, तो लैप्स होने के काफी हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो सकता है। हम आगे भी देख लेते हैं। क्लॉज होता है, जैसे आपने सपोज करो कि कोई एक बिल बनाई, उसमें एक क्लॉज डाल दिया कि उसमें एक शर्त डाल दी। ठीक है, कि आप अगर मेरी ये शर्त मानेंगे तो ही ये बिल आपके नाम होगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्लॉज तो नहीं हो सकता यहाँ पे कि सिक्योरिटी क्लॉज तो नहीं कुछ हुआ उसको, सिक्योरिटी क्लॉज की वजह से उन्होंने ये एडवाइजरी जारी करी होगी। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपने कोई चीज आरोपित करी है, कोई नियम लगाया है, कोई पावर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सरसाइज भी नहीं है ये, जिसकी वजह से ये एडवाइजरी की, मतलब सिक्योरिटी एक्सरसाइज हो सकती थी बट सिक्योरिटी एक्सरसाइज की वजह से ये एडवाइजरी नहीं जारी करी होगी ना, सिक्योरिटी में कमी या सिक्योरिटी में ब्रीच की वजह से एडवाइजरी जारी करी होगी। आप अगर अपनी सिक्योरिटी प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, सारे नियम पालन कर रहे हैं, तो कोई एडवाइजरी जारी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। सो ऑप्शन बी, सिक्योरिटी लैप्सेस इज करेक्ट। द एडवाइजरी intruders scaled the boundary walls of the institution and allegedly harassed women students and dashed protests by students who accused the college administration of failing to protect them। अब किस तरीके का प्रोटेस्ट किया होगा? वर्सनिंग मतलब बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है जो प्रोटेस्ट। ठीक है, बड़ी ही जिसकी स्थिति खराब होती जा रही है, तो ऐसा प्रोटेस्ट तो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, लिंगरिंग मतलब बड़े लंबे समय से चला आता हुआ, कि वो बड़े लंबे समय से इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है, बट ये घटनाएं क्योंकि हाल फिलहाल की हैं तो ये बड़े लंबे समय से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। डिथरिंग का हमने कल भी मतलब देखा था, इसका मतलब होता है हेजिटेशन। डिथरिंग का मतलब होता है हेजिटेशन। ठीक है, झिझक, ये हमने कल भी देखा था, राइट। एंस्यूइंग मतलब अकरिंग आफ्टरवर्ड्स, कि जो घटना हुई उसके बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे बच्चों ने प्रोटेस्ट करा। ठीक है, तो जो अब ये क्या है, ये बच्चे जो हैं ये उस घटनाक्रम के बाद में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस घटनाक्रम के कॉन्सिक्वेंस के तौर पे। ठीक है, तो एंस्यूइंग मतलब occurring afterwards, so option D is correct। and ensuing protest by students, यानी कि afterwards जो protest हुए, इसके बाद, इस घटना के बाद में जो protest हुए students, उसने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप लगाए कि वो हमें बचाने में असफल रहे हैं, विफल रहे हैं। Will it shift the dash onus
ऑन टू द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, बोल रहे हैं कि क्या ये सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दारोमदार स्टूडेंट्स के ऊपर ले आएगा, ठीक है। एनवीएस मतलब होता है जेलसी, ठीक है, तो जेलसी तो नहीं ला रहा वो स्टूडेंट्स के ऊपर। ओनस हो सकता है, क्योंकि ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि हमने देखा है कि यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सेफ्टी की क्या स्टूडेंट्स को उठानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉसिबिलिटी है होने की। इक्विपॉइज्ड मतलब होता है बैलेंस्ड, इवन, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई बैलेंस स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं शिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। प्लेजेंट मतलब एंजॉयबल, एग्रीबल, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बड़ा करने में मज़ा आया, आपको फेस्ट अटेंड करने में बहुत मज़ा आया, कॉलेज फेस्ट, ठीक है, आपको पढ़ाई करने में बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है आपके लिए। तो क्या वो सारा का सारा प्लेजेंट स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया जाएगा? नहीं, स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस हो जाएगा सारा का सारा। विल शिफ्ट द ओनस ऑन टू द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। It is a place where they can, away from censoring eyes and dash stairs, explore new ways. अब censoring eyes मतलब जो उनको जज कर रही हैं वैसी eyes, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड जो होएगा dash stairs, वो भी एक नेगेटिव वर्ड ही होएगा, राइट। प्लूरलिस्टिक मतलब डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरल, प्लूरल बहुत एक से ज़्यादा, ठीक है। तो जहाँ पे एक से ज़्यादा कल्चर के लोग, एक से ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको बोलते हैं प्लूरलिस्टिक। वॉयरिस्टिक मतलब होता है प्राइंग, स्नूपिंग। तो यहाँ पे स्नूपिंग स्टेयर्स हो सकता है, प्राइंग स्टेयर्स हो सकता है, घूरती हुई आपको जो एकदम गड़ी हुई हैं, बुरी नज़र से देख रही हैं, वैसी स्टेयर्स, घूरने वाली, ठीक है। हॉलिस्टिक मतलब होता है कि आप बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव आपकी स्टेयर्स है, तो स्टेयर्स आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो सकती। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि सब चीज़ को मिला के, सब चीज़ को इंक्लूड करके, तो ऐसी स्टेयर्स तो नहीं हो सकती। प्रोमिनेंट मतलब नोटिसेबल, तो नोटिसेबल के भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हम यहाँ पे ज़्यादा जो है चांस दे रहे हैं वॉयरिस्टिक को, बिकॉज इसका मतलब होता है स्नूपिंग, यानी कि घूरने वाली जो स्टेयर्स हैं वो बड़ी गंदी घूरने वाली स्टेयर्स हैं। सो ऑप्शन बी वॉयरिस्टिक इज करेक्ट। व्हेन देयर इज अ थ्रेट टू डैश सेफ्टी, किसकी सेफ्टी की बात हो रही है? विमेन सेफ्टी की बात हो रही है। अब देयर सेफ्टी, इट्स सेफ्टी, हिज सेफ्टी, हुज सेफ्टी। अब देयर यहाँ पे प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं जो ऑल विमेन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ती हैं, ठीक है। तो उन्हीं की सेफ्टी की बात की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट्स एक सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और ये कुछ इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आप मेरे को बताओ, विमेन इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर जो जितनी महिलाओं के साथ में वहाँ पे बदतमीजी हुई, क्या वो सिंगुलर प्रोनाउन हो सकता है? नहीं ना, सिंगुलर नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये इट्स तो नहीं होगा। हिज एक सिंगुलर प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन ये किसी भी मेल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑल विमेन इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है, और विमेन क्या है? फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हिज नहीं हो सकता। हुज भी एक पोजेसिव रिलेटेड प्रोनाउन है, ये एक सिंगुलर पर्सन की पोजेसिवनेस बताता है। कि जैसे अगर सपोज करो मैं बात कर रही हूँ राम हुज कार वॉज स्टोलन, यानी कि राम जिसकी कार चोरी की गई थी, ठीक है, मतलब मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ और ये बता रही हूँ कि उसकी जो कार है वो चोरी की गई थी। तो यहाँ पे ये सिंगुलर पोजेसिव प्रोनाउन है और ये रिलेशन बताता है जो भी उसके उस पोजीशन में चीज़ है उसके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देयर विल बी करेक्ट, ठीक है। स्पेलिंग, अब मेरे को आप एब्सेंस की स्पेलिंग बताओ, अगर किसी को ढंग से याद है तो मन में एनालाइज करो। एब्सेंस वर्ड लिखा हुआ है, देखो एब्सेंट, एब्सेंसी, एब्सेंसी, एब्सेंस, एब्सेंस। अब मेरे को बताओ एब्सेंस की स्पेलिंग क्या होते हैं? ABSENCE, ये होते हैं एब्सेंस की स्पेलिंग। जिन बच्चों को नहीं याद थे अभी तक वो याद कर लो इनको अच्छे से, ठीक है। तो अब फर्स्ट देखो ABSENSE, यहाँ पे S गलत हो गया, ABSENSTSE या ABSENCE, ऑप्शन सी इज करेक्ट, या ABCE, ये तो दोनों उल्टे पुल्टे कर दिए, ठीक है, तो ये भी गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सीडेंटली, अब देखो यहाँ पे देखो एक्सीडेंटली की स्पेलिंग
टी कहाँ आता है भाई, ठीक है, ACDEN ACCIDENTALLY, सही है, ACCIDENTALY, यहाँ पे सिंगल कर दिया, ये एक्सीडेंटली कर दिया, एक्सीडेंटली नहीं होता, एक्सीडेंटली नहीं होता, यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन द लाइट ऑफ, इस फ्रेज का हमें मतलब बताना है। इन द लाइट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, यानी कि आपने उन सपोज करो दो पक्ष हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं, तो आपने दोनों पक्षों की बातों को कंसिडर करा है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दोनों पक्षों की बातें, वी आर पासिंग दिस जजमेंट, ठीक है, आर रूलिंग इज दिस नाउ, ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों की बात सुनना या दोनों पक्षों की बात को कंसिडर करना, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, पास इनटू अ स्पेसिफाइड स्टेट, सिचुएशन और पोजीशन, किसी को एक स्टेट को पास करना, किसी स्थिति को पास करना, ठीक है, मेक नोन टू एवरीवन, सब किसी के जानकारी में लेकर आना, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन, उस एक्शन के रिजल्ट के तौर पर हमने ये किया, ठीक है, जो कि एनस्यूइंग हो सकता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स होता है मतलब स्थिति को अब चेंज कर देना, अब स्थिति क्या है, रिवर्स हो गई है या दूसरे के पक्ष, जैसे सपोज करो पहले स्थिति मेरे पक्ष में थी, अब वो चेंज हो गई है, अब मेरे विपक्ष में चली गई है, ठीक है, तो स्थिति क्या है, टेबल्स क्या है, टर्न हो चुके हैं अब। टू रिटायर फ्रॉम वर्क, ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहले स्टेटमेंट से ही हमें लग रहा है कि वर्क से हम रिटायर हो रहे हैं, नहीं, गलत है। टू चेंज और रिवर्स समथिंग ड्रामेटिकली, पॉसिबिलिटी है। प्रिपेयर द कंडीशन फॉर द अकरेंस ऑफ बिगिनिंग ऑफ समथिंग, कि ऐसी कंडीशंस तैयार करना कि किसी चीज़ के होने की शुरुआत के लिए हम चीज़ें तैयारी करें, जैसे कि किसी के घर में शादी है तो वो सारी चीज़ों की स्थितियों की तैयारी कर रहा होगा, राइट, तो ऐसी कंडीशंस के लिए तैयार रहना। टू बिकम लेस केयरफुल विजिलेंट, कि अब ज़्यादा हम केयरफुल नहीं है, अब हमने अपना, जैसे होता है ना कि भाई पहले तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, अब मेरे फर्स्ट सेम में अच्छे मार्क्स आ गए, तो अब मैं थोड़ा निश्चिंत होके आराम से कि लास्ट नाइट स्टडी करके भी कर सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं केयरलेस हो गई, तो वो क्या हो गया, बिकम लेस केयरफुल, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन बी, टू चेंज और रिवर्स समथिंग ड्रामेटिकली इज करेक्ट। अ क्लीन स्वीप, अ क्लीन स्वीप का मतलब होता है ऐसी स्थिति जिसमें कोई एक ही पर्सन जो है सारा कुछ ले जाए। क्रिकेट में इस टर्म का बहुत यूज होता है, राइट, तो या फिर जुआ वगैरह में भी यूज होता है कि क्लीन स्वीप था, कि वो सारे का सारा पैसा जीत गया, ठीक है, इकलौता ही। तो देखते हैं, द सिचुएशन इन विच वन पर्सन विंस एवरीथिंग, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन सब कुछ जीत जाता है, ये हमने क्लीन स्वीप का मीनिंग पता चला हमें ये। विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, कि आपको बहुत ही कम टाइम मिला प्रिपेयर करने का, बहुत ही थोड़ी सी वार्निंग मिली। द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड इन फ्यूचर, कि अब हम फ्यूचर में इन पॉइंट्स के थ्रू चलेंगे या ये प्लान हम फॉलो करेंगे। मेक और बिकम मोर एक्टिव और एनर्जेटिक, कि आप में अब ज़्यादा एनर्जी आ गई है काम करने की, आप ज़्यादा एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्थिति को डिनाई करता है, तो ये स्थिति को डिफाइन करता है। तो अ क्लीन स्वीप का मतलब होता है द सिचुएशन इन विच वन पर्सन विंस एवरीथिंग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इसकी PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करा है टेलीग्राम चैनल, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूजर फ्रेंडली ऐप है, और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।